हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो है कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब कि राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि जो है हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है पूरे डिस्कस कर लिए थे। 2 नंबर के क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके लिए आज हम उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल की क्लास में जो है हम लोगों ने भैया जो 29 क्वेश्चन किए थे, आज हम थर्ड नंबर जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग आए 30 नंबर का, उसको आज हम करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, क्लास को पूरी देख के जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन होने वाला हम लोगों का कि बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर है। बाजार मूल्य क्या होता है? सामान्य मूल्य बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है। सामान्य मूल्य जो होता है ना बाजार का मूल्य, वो अल्पकालीन मूल्य होता है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। जो एक नॉर्मल प्राइस होती है ना, वो क्या है, लॉन्ग टर्म होती है, मतलब लंबे समय के लिए होती है, तो इसलिए वो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा आप कि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है जो समय के हिसाब से बदलता रहता है, परंतु सामान्य मूल्य मूल्य जो होता है काल्पनिक मूल्य होता है। ठीक है, बाजार मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। जैसी मांग रहेगी वैसे बाजार का मूल्य रहेगा, जैसे मांग बढ़ेगी वैसा मूल्य बढ़ेगा, जैसे मांग कम होगी वैसा मूल्य कम होगा। ठीक है, बाजार कहता है। अगला क्या है, बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग सामान्यतः मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया कि बाजार में मूल्य में मांग अधिक प्रभावी होती है मूल्य की तुलना में, है ना। फिर क्या है, बाजार मूल्य पुनरुत्पादित पुनरुत्पादनीय तथा गैर पुनरुत्पादनीय दोनों भी प्रकार की वस्तुओं का होता है। सही बात है, बाजार में दोनों ही वस्तुओं का मूल्य होता है, जो उत्पादित की जाती है वो, जिनको और जो उसी वस्तु जो उत्पादित नहीं की जाती वो, दोनों का ही मूल्य बाजार में आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कि सामान्य मूल्य क्या होता है। सामान्य वस्तुओं का मूल्य मतलब कि, तो सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, लंबे समय के लिए मूल्य होता है। सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य होता है। सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोगों का। चौथा क्या है, पूर्ति अधिक प्रभावशाली होती है। किसमें? सामान्य मूल्य में जो है पूर्ति वह अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो हम लोग क्या बोल रहा है उसके बाद ये कि सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। पूर्ति अधिक प्रभावशाली होती है। सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादित वस्तुओं का ही हो सकता है, गैर पुनरुत्पादित वस्तुओं का नहीं हो सकता है सामान्य मूल्य। और बाजार मूल्य दोनों का हो सकता है, गैर उत्पादित और पुनः गैर उत्पादित दोनों का हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए। बाजार मूल्य की प्रमुख विशेषता क्या है, देखना समझेगा। बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य होता है, कुछ समय के लिए होता है। यह किसी समय और मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जैसी पूर्ति रहेगी बाजार में, जैसे अर्थव्यवस्था रहेगी वैसे जो है डिसाइड किया जाता है। फिर ये बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वास्तव में बाजार में वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य बोलते हैं। बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। बाजार मूल्य जो होता है ना वो हमेशा किसके, सामान्य मूल्य के आसपास ही रहता है, मतलब घूमता रहता है। यह अधिक समय तक सामान्य मूल्य से बहुत ऊंचा या नीचा नहीं रह सकता, मतलब उसके आसपास ही उसको 1-2 रुपये ऊपर नीचे रहना पड़ता है, कुछ डिफरेंस में ही रह सकता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रह सकता है। बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तुओं का होता है, चाहे वे निरुत्पादित हो या पुनः उत्पादित हो। ठीक है, चाहे वो उत्पादन वाली हो या चाहे वापस उत्पादन वाली नहीं हो, दोनों का ही मूल्य जो होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि बाजार मूल्य के निर्धारण की में पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, जब मांग बढ़ती है तो बाजार मूल्य भी बढ़ता है, और जब मांग घटती है तो बाजार मूल्य भी घटता है। मैंने आपको पहले के लिए करते थे वाला। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य मूल्य की विशेषताएं लिखिए। सामान्य मूल्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब सुनिए क्या बोल रहा है सामान्य मूल्य में। देखो बेटा, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, और बाजार मूल्य अल्पकालीन के लिए होता है। अतः सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, मांग और पूर्ति जब समान रहेगी तब इसका संतुलन होगा, किसका, सामान्य मूल्य का, अन्यथा संतुलन नहीं रहता है। सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय के बराबर होता है। यह उत्पादन व्यय से बहुत ऊंचा या नीचा स्थायी रूप से नहीं रह सकता। सामान्य मूल्य एक स्थायी मूल्य होता है, क्योंकि यह मांग तथा पूर्ति की स्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। कौन सा, सामान्य मूल्य। ठीक है, वस्तु और जो है मांग दोनों की, या हम बोल सकते हैं मूल्य और मांग दोनों की जो है वो स्थिरता के कारण ही सामान्य मूल्य भी स्थिर रहता है। सामान्य मूल्य उन्हीं वस्तुओं का होता है जिन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है, जिनको वापस से उत्पादित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जिन वस्तुओं को पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता उनका सामान्य मूल्य नहीं हो सकता या नहीं होता है। ठीक है, सामान्य मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा
पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव किसमें रहता है? तो सामान्य मूल्य में रहता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का ध्यान एवं विश्लेषण किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक इकाई, एक उत्पादक आदि, मतलब छोटे छोटे उद्योगपतियों की इसकी बात करते हैं हम लोग, या छोटे छोटे फर्म हो गए, छोटी कंपनियां हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आर्थिक इकाइयाँ क्या है? आर्थिक इकाइयों का आशय उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए उपभोक्ता निर्णय लेता है, क्या वह कितना उपभोग कर सकता है। ठीक, कोई भी उपभोक्ता निर्णय लेता है कितना उपभोग वो कर सकता है, कितना उत्पादित वो कर सकता है। ठीक है। एक उत्पादक निर्णय लेता है कि किन वस्तुओं एवं सेवाओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। वह आर्थिक इकाई या अभिन्नकर्ता एक निवेश भी हो सकता है जो यह निर्णय लेता है कि उसे कब तक, कहाँ तक एवं कितनी मात्रा में धन का विनियोजन करना है। सरकार भी आर्थिक इकाइयों के रूप में निर्णयकर्ता हो सकती है कि अधिकतम लोक कल्याण एवं देश के आर्थिक विकास में कैसे निर्णय लिए जाएं ताकि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 वाला 35। देखिए क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है हम लोग, उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? तो मानवीय वस्तुओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने की संलग्न वस्तुएं ही उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के लिए दूध, सब्जी, गेहूं, चावल का उपभोग, ये सब क्या है? उपभोग वस्तुएं, जो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य? पूंजीगत वस्तुएं कौन कौन सी होती है? आज सुबह हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में करा है पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। ठीक है। जिस पर हम बोल सकते हैं उपभोक्ता मान लीजिए कि अपनी जो भी संप्राप्ति, भौतिक संप्राप्ति है, उनको निवेश करता है, उनसे जो वस्तु उत्पादित होती है उससे जो उसको प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। सुनना, उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति परिसंपत्तियाँ जिनका बार बार प्रयोग होता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। मतलब किसी एक परिसंपत्ति का हम लोग उत्पादन करने के लिए बार बार उसका उपयोग करते रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तु कहलाती है। इन्हें टिकाऊ उपभोग उत्पादक वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लंबे समय के लिए होती है। प्लांट एवं मशीनरी पूंजीगत वस्तु है। एक बार हमने पैसे से मान लीजिए कोई वस्तु खरीद लिया, मशीन खरीद लिया और उसका हम बार बार उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको पूंजी बना के दे रही है, मतलब पैसा बना के दे रही है हम लोग को, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उससे हमको जो है मुद्रा प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो वो पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आएगी ना, जिनका प्रयोग उत्पादन में बारंबार किया जाता है, मतलब एक से अधिक बार किया जाता है, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होने वाला है कि अंतिम वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? ये क्या होती है? अंतिम वस्तुओं से आपका क्या आशय है? तो अंतिम वस्तुएं काय उनसे है, अंतिम वस्तुओं का जो है अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उपभोक्ता एवं निवेशक मतलब जो निवेश करने वाला होता है ना, द्वारा वस्तु के अंतिम प्रयोग के लिए उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए एवं उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए जो वस्तुएं अंतिम तौर पर उपलब्ध होती है उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई वस्तु अंतिम प्रयोगकर्ता के पास पहुंच जाती है तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है, जिनकी अंतिम प्रयोग केवल उपभोक्ता या निवेशक होता है। सीधी सी बात है, अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो किसी उपभोक्ता द्वारा या जिसे हम बोल सकते हैं कि निवेशक द्वारा जो लास्ट स्टेज तक बिल्कुल उसका उपयोग किया जाता है, उसको खर्च किया जाता है। ठीक है। या उसको परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तु उसको हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि मध्यवर्ती वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? मध्यवर्ती वस्तुओं का आशय ऐसी वस्तुओं से है जो किसी लेखा वर्ष में उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए अथवा पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है। उसको मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। मध्यवर्ती वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो किसी एक वर्ष में कच्चे माल के रूप में खरीदी जाती है और पुनः उसको बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती वस्तु उसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 के प्रवाह एवं स्कंद की अवधारणाओं को समझाइए। प्रवाह चर के अंतर्गत प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे उचित समयावधि जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि के आधार पर मापा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए व्यय मतलब कितना खर्चा हुआ एक हफ्ते में, बचत एक हफ्ते में कितनी बचत हुई, एक महीने में कितनी बचत हुई, एक घंटे में कितनी बचत हुई है, पूंजी निर्माण मतलब कितने समय में कितना पैसा निर्माण हो रहा है, ब्याज एक हफ्ते का ब्याज, 10 दिन का ब्याज, 15 दिन का ब्याज, 8 दिन का ब्याज, 2 महीने का ब्याज और 2 साल का ब्याज। ठीक है। उसके बाद क्या है? पूंजी ह्रास, कितना नुकसान हुआ उनको हम दिन में देख सकते हैं। ठीक है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आदि स्कंद वह मात्रा है
जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। उदाहरण के लिए विदेशी ऋण की मात्रा, संप्राप्ति, उपस्कर आदि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, प्रवाह के जो है वो हिस्से होते हैं। प्रवाह के अवधारणा के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सकल निवेश से क्या आशय है? सकल निवेश से तात्पर्य पूंजीगत वस्तुओं से है। किससे सकल निवेश उत्पाद? पूंजीगत वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिन पर कोई उपभोक्ता या कोई निवेशकर्ता जो है पैसे खर्च करता है, जैसे मशीनों, भवनों, उपकरणों के स्टॉक में वृद्धि से है, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब एक बार मान लीजिए आपने इन चीज़ों पर खर्चा कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं बढ़ा के ही देंगे, कम कभी नहीं देने वाला है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में भौतिक पूंजी के स्कंध में होने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण कहलाती है। अतः अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाला निवेश सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश में से हाश को घटाकर शुद्ध निवेश ज्ञात किया जा सकता है। सकल निवेश में से हम लोग जो घाटे का जो शुद्ध निवेश है उसको हटा देंगे हम लोग, तो जो है हम लोगों के सामने सकल निवेश आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हम लोग को 60 क्वेश्चन करने आ जाए, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि मूल्यह्रास किसे कहता है? मूल्यह्रास क्या होता है समझिएगा भैया। चलो मूल्यह्रास समझते हैं भैया। मूल्यह्रास अचल संपत्तियों के निरंतर उपयोग के कारण इन परिसंपत्तियों के मूल्य में आने वाले सेनी कमी ही, मतलब धीरे धीरे जो कमी आती है उसको मूल्यह्रास कहते हैं हम लोग। सामान्यतः टूट फूट एवं अप्रचलन के कारण स्थायी संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को स्थानीय पूंजी का उपभोग कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास को घटा दिया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना अगर हम लोग करनी है ना, तो जो हम लोग का घाटा हुआ, जो नुकसान हुआ उसको हम हटा देंगे या घटा देंगे, उसमें से मतलब माइनस कर देंगे, तो हम लोग के सामने जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि 42 कि आय के चक्रीय प्रवाह से आपका क्या आशय है? तो आय के चक्रीय प्रवाह से आशय मुद्रा एवं पदार्थ तथा सेवाओं के निरंतर प्रवाह से, मतलब जो कार्य मतलब निरंतर किया ही जाता है। ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए फर्म में पहले आय सृजित करती है, तत्पश्चात ये आय परिवारों में साधन सेवाएं प्रदान करने के लिए वितरित की जाती है और अंत में वही आय फर्मों के पास वापस आ जाती है। यही आय का चक्रीय प्रवाह होता है। मतलब मान लीजिए कोई फर्म, मतलब किसी कारखाने द्वारा कोई वस्तु को तैयार करने के लिए पैसा लगाया गया। ठीक है, आप मान लीजिए किसी कारखाने व्यक्ति ने क्या करा कि 100 पेन बना दिए। ठीक है, उन पेन को बेचने के लिए बाजार में भेज दिया। अब जो फर्मों वाला, जो कारखाने वाला है, उसने जो पैसा लगाया था उसको वो कब मिलेगा? जब वो उस पेन की बिक्री होगी बाजार में। ठीक है, जब उसको जिस व्यक्ति की आवश्यकता होगी उस व्यक्ति उसको लेगा, उसके पैसे दुकानदार को देगा, तो दुकानदार उस वस्तु के पैसे आगे भेजेगा। ठीक है, फर्म वाले के पास। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का हम लोग का। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आय का चक्रीय प्रवाह किन सिद्धांतों पर निर्भर करता है? तो आय का चक्रीय प्रवाह 2 मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर होता है। विनिमय की प्रक्रिया में उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई राशि के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह एक दिशा की ओर होता है, जबकि मौद्रिक भुगतानों का प्रवाह विपरीत दिशा की ओर होता है। इसी कारण आय का चक्रीय प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग करवा चुके हम लोग। आय व रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत, ये आगे पढ़ चुके हम लोग क्वेश्चन पहले। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 45 कि किन्स के अनुसार बेरोजगारी क्यों होती है? तो देखिए किन्स की बेरोजगारी पढ़ते हैं हम लोग। किन्स के अनुसार कुल मांग तथा पूर्ति रोजगार में स्वतः साम्य स्थापित नहीं हो सकती, इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी कभी मुश्किल से पाई जाती है। मतलब कभी कभी इस देखने को मिलता है कि जब पूर्ण रोजगार होता है देश में। ठीक है, यह संभव है कि कुल मांग पूर्ति के से कम रहे और इस कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति गड़बड़ा जाए। किन्स का विचार है कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति रहती है। किन्स का कहना है कि बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग की कमी तथा उपभोग एवं विनियोग पर व्यय की कमी के कारण होता है। मतलब किसी वस्तु पर खर्च करने के कारण जो है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है, अन्यथा उत्पन्न नहीं होती है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है 46 हम लोग का कि आय एवं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की मान्यता लिखिए। तो आय व रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। स्वतंत्र प्रतियोगिता तथा स्वतंत्र व्यापार की दशा उपस्थित हो, कहाँ पर? रोजगार के साधनों में। ठीक है, फिर क्या है? बाजार की विस्तृत पूर्ण संभावना हो, बाजार के विस्तार की संभावना हो, सरकारी व गैर सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए तथा संरक्षण नहीं दिया जाए। ठीक है, फिर अगला क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का होना, मुद्रा का न होना, समाज द्वारा अर्जित संपूर्ण आय को उपभोग में व्यय करने देना। ठीक है, मतलब जो ऊपरी खर्चे उन सभी को भी रोक दिया जाए। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। समग्र मांग से क्या तात्पर्य बताइए। समग्र मांग क्या होती है। समग्र मांग से तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा से, मतलब एक वर्ष में कौन कौन सी सेवा हम लोगों को प्राप्त हो रही है, कौन कौन सी सेवा हम लोगों को देनी है। अर्थात समग्र मांग से तात्पर्य उस राशि से होता है जो उत्पादक रोजगार के निश्चित स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने की आशा करते हैं। मतलब एक वर्ष में किसी उत्पादक ने जो वस्तु तैयार करी, उनके बिकने के बाद उसको जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं कि समग्र मांग। मतलब जो मांग थी उस मांग की उसने पूर्ति करी। अब पूर्ति होने के बाद जो उपभोक्ता है, ये जो मान लीजिए जिस वस्तु को जो उत्पादित कर रहा है उत्पादक करता, ठीक है, उसको जो वस्तु के जो मूल्य प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं समग्र मांग। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोल रहा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी स्वामिनी है। स्पष्ट कीजिए। मुद्रा हमारे जीवन के समस्त क्रियाओं पर इस तरह छा गई है कि मुद्रा हमारे अधीन न रहकर हम ही मुद्रा के अधीन हो गए। मतलब पैसे हमारे पास नहीं रहते, हम पैसों के पास रहते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, यह हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक साधन मात्र है। पैसा जो है वो एक साधन है जो कि हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, समाप्त करता है, खत्म करता है। ठीक है, किंतु आज मुद्रा ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। मतलब पैसे से ही सब कुछ होता है आज के समय में। सही बात है। हमारे जीवन की सुख शांति का एकमात्र साधन आज मुद्रा बन गई है। मतलब पैसा है तो हमारे जीवन में सुख है, अगर पैसा नहीं तो हमारे जीवन में सुख संपदा नहीं है। अतः यह कहना पड़ रहा है कि मुद्रा आज हमारी सेविका नहीं बल्कि हमारी स्वामिनी बन गई है। मतलब पैसा हमारे को सेवा नहीं देता है, बल्कि जो है हम पैसे को सेवा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला, मतलब 49। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है अभी। केंद्रीय बैंक का अर्थ है किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्थान होती है। मतलब सबसे बड़ी पैसों की संस्थान। यह देश का शिखर बैंक होता है, मतलब सबसे शीर्ष वाला, ऊपर का। देश के अन्य बैंक इसी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। मतलब देश के इतने बैंक है ना, वो सब इसी के पास काम करेंगे भैया, ये हेड ऑफिस है हमसे बैंक का। ठीक है, इस बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब नोट छाप के भेजने का या ऋण देने का कार्य जो है काम किसका होता है, तो केंद्रीय बैंक का होता है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करती है। कौन, केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है भैया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक, वही केंद्रीय बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। वही केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों एक ही है। चलो फिर क्या है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। केंट के अनुसार, केंट एक राइटर है। ठीक है, केंट कोई देश नहीं है, कोई प्रदेश नहीं, कोई गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं है, ये एक राइटर है, अर्थशास्त्री इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केंट का मतलब क्या होता है सर, केंट बताइए। तो केंट का मतलब कुछ नहीं होता है, केंट एक राइटर है भैया। ठीक है, केंट के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिससे सामान्य सार्वजनिक हितों में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया हो। ठीक, इसको कि भैया केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार का संकुचित उत्तरदायित्व दे दिया। मतलब पैसा कितनी मात्रा में बनना है, कितना घटाना है, वो सब काम किसका होता है, तो केंद्रीय बैंक का होता है। ऐसा कौन बोल रहा है, केंट अंकल बोल रहे हैं, केंट। चलो 10 क्वेश्चन बच्चे, ज़्यादा नहीं बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 50। खाते का समाशोधन, निपटारा तथा स्थानांतरण केंद्रीय बैंक द्वारा किस तरह किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक एक समाशोधन गृह के रूप में ऐसी व्यवस्था करता है कि विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन अथवा एक दूसरे पर लिखे गए चेकों के भुगतान का निपटारा केवल खाते में आवश्यक परिवर्तन द्वारा किया जा सके। केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंकों को इस प्रकार के पारस्परिक लेन देन का निपटारा करने में बहुत सुविधा होती है। केंद्रीय बैंक में सब सदस्य बैंकों के खाते खुले रहते हैं, इस तथा इन खातों में रकम का स्थानांतरण कर देने से बिना नकद भुगतान किए अथवा बहुत कम मात्रा में नकद लेकर लेन देन का हिसाब जो है वो रखा जाता है। अभी हमको जो भी समस्या होती है जिस बैंक को, वो केंद्रीय बैंक को देता है, सीधी सी बात बोल सकते हैं हम। और पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। व्यापारिक बैंकों के 2 लाभ और 2 दोष लिखने हैं हम लोग को। ठीक है भैया, ठीक है। चलो ये तो हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हम लोग को टेलीग्राम अकाउंट से मिल जाएगा ना, और व्हाट्सअप अकाउंट से मिल सकता है आपको, व्हाट्सअप ग्रुप से। ठीक है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको दे दूँगा। कमेंट में जो समस्या बता दीजिएगा मुझे ना। सरकारी बजट से क्या आश्चर्य है, कितने प्रकार के होते हैं। एक वित्तीय वर्ष के दौरान मदों के अनुसार अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों को दिखाया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। ठीक है,
केंद्रीय सरकार के वार्षिक वित्तीय वितरण को संघीय बजट कहा जाता है। बजट दो प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी हम लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, यह क्या दर्शाता है। प्राथमिक घाटा जो होता है ना, वो राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान की राशि को घटाकर प्राथमिक घाटे की गणना कर सकते हैं। यह राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान का अंतर होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा ब्याज अदायगी रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने हेतु सरकार की ऋण संबंधी जरूरतों को दर्शाता है। ये प्राथमिक घाटा जो होता है उसमें क्या होता है पता है, जो सरकार के पास जो कोष पड़ा है, मतलब जो पैसों का जो खजाना इसको बोल सकते हैं, सरकार के पास मतलब सेविंग रखी है, वो सेविंग में से घटा दो पहले तो इसमें बजट में से, फिर जो बच रहा है, ठीक है, बजट हमारे घाटे का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक घाटा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हम लोग, बहुत अच्छा चल रहे हैं। 54 क्वेश्चन क्या है, कर क्या है, टैक्स क्या है। क्या है टैक्स, वह अनिवार्य भुगतान जो करदाताओं द्वारा सरकार को किया जाता है या दिया जाता है तथा जिनके बदले करदाता किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करते, उसे कर कहते हैं। जैसे आयकर, संपत्ति कर, उत्पादन कर, आयतन कर, शुल्क का निर्यात शुल्क आदि। ठीक है, टैक्स वगैरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो आयात निर्यात में जो रखते हैं ना, उनकी बात चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 55। बजट घाटा क्या है। बजट घाटा बजटीय से आशय सरकार के कुल व्यय का कुल संप्राप्तियों से अधिक होना। अन्य शब्दों में सरकार की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का योग जब राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों के योग से कम होता है तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। मतलब सरकार को जितना बजट दिया गया था पैसों का, उससे अधिक जो है बजट अब जो बन गया है, उससे अधिक पैसे खर्चा हो गए हैं, तो उसको बोल देंगे बजटीय घाटा, मतलब बजट के अंदर भी घाटा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 5 पे 56। पूरक बजट से क्या आशय है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पूरक मतलब सर पूरक तो सप्लीमेंट्री होती है। नहीं, पूरक बजट भी होता है। पूरक बजट, जब सरकार के किसी विभाग का बजट में स्वीकृत धनराशि से काम नहीं चलता तो इस स्थिति में अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए लोकसभा में एक और बजट प्रस्तुत करके स्वीकृति ली जाती है। इसी को पूरक बजट कहते हैं। भैया सरकार द्वारा जो बजट बनाया गया था, उस बजट से भैया जो है मेरे घर का काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मैं भैया एक मान लो एक संस्थान हूँ, गवर्नमेंट संस्थान, और मेरे यहाँ ये बजट में काम लिखिएगा तो ये काम होना था, परंतु जितना पैसा आपने दिया उतने पैसे मेरे यहाँ काम नहीं हुआ, तो मैंने एक बार और लोकसभा में बजट पेश कर दिया, तो वहाँ से जो भैया बजट के मुझे पैसे जो है प्रस्ताव पारित हुआ, वो क्या बोलेंगे, उसको पूरक बजट बोलेंगे हम लोग। ईजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 57, 5 पे 7। शून्य प्राथमिक घाटा क्या है। जब सरकार को केवल ब्याज के दायित्व को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है ना, तो इसे शून्य प्राथमिक घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, शून्य प्राथमिक घाटा। चलो अगले लास्ट 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, टेंशन मतलब बोर मत हो। 58 नंबर क्वेश्चन का बोला, लेखा अनुदान से क्या तात्पर्य। लेखा अनुदान यदि किसी वर्ष बजट 1 अप्रैल से पूर्व पारित नहीं हो पाता तो 1 अप्रैल से बजट पारित होने की तिथि तक की अवधि के लिए सरकार अपने व्ययों को पूरा करने के लिए संसद से लेखा अनुदान के आधार पर स्वीकृति ले लेती है। मतलब जो आपका बजट जो पेश करने की जो डेट थी ना, उसमें अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है। कहाँ से लेनी पड़ती है स्वीकृति भैया हम लोगों को, तो संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि कर वंचन क्या है। तो बिना कर का भुगतान किए कर से मुक्त होना कर वंचन कहलाता है। मतलब टैक्स का भुगतान किए बिना टैक्स फ्री होना कर वंचन कहलाता है। वाह, ऐसा भी होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन। बचत पूर्ण बजट क्या है। बचत पूर्ण बजट वह बजट जिसमें कुल आय में से कुल व्यय कम होता है, तो उसे बचत पूर्ण बजट कहते हैं। अरे वाह, जितना बजट पेश किया गया है उसके जितने बजट के पैसे मिले, मतलब हमको 200 करोड़ मिले थे देश की अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए, तो 100 करोड़ का ही काम हुआ है, तो जो 100 करोड़ बचे ना उसको क्या बोलेंगे, बचत पूर्ण बजट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बचत पूर्ण बजट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन है, वाह। संतुलित बजट क्या है। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें कुल आय तथा कुल व्यय कुल आय एवं कुल व्यय बराबर होता है, वह संतुलित बजट होता है। ना तो घाटे का ना फायदे का, ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बजट। बेटा अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको रिकमेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।